प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर बतीन। आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले वज़ीर आज़म की जानिब से एक बार फिर PTI को मशरूत मुज़ाकरात की दावत। शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत तमाम सियासी जमातों से बातचीत पर आमादा है, लेकिन गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैकमेलिंग पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। कुछ सियासी मामलात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के बयान पर जिस तरह से अलीमा ख़ान ने मौक़िफ़ दिया, सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि बानी ने वाज़ेह कर दिया है कि मुज़ाकरात की बात करने वाला PTI नुमाइंदा नहीं होगा, बात करनी है तो जेल जाकर इमरान खान से करें। इसी तरह की और भी मामलात हैं जिस पर बात करेंगे आमिर साहब, लेकिन एक तो इकॉनमी की कुछ हमारे पास खबरें हैं, बट इससे पहले PTI का अगर बताएं जो ये पूरी की पूरी जिस तरह से इसकी हुई है प्रोसेसिंग 135 अरब रुपए में, ये आप किस तरह से देख रहे हैं पूरी ट्रांजैक्शन? जी, PI की खुदा करके 20 साल के बाद जो है फाइनली वो बिक गई। और इसको देखने के दो जाविये हैं। पहला जाविया तो ये है कि ये इट वाज ब्लीडिंग आवर इकोनॉमी टू डेथ, और ये हर साल हम जो है 35 अरब रुपए का उसका खिसारा जो है ना वो पे कर रहे थे, और ये एक वाइट एलिफेंट था, तो ये उससे जान छूट गई। तो कम से कम ये नुकसान जो हर साल 20 साल से हम दे रहे थे तो ये ख़त्म हो गया। तो प्राइवेटाइजेशन ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा इसको देखने का जाविया ये है कि किन टर्म्स पे दी गई है, क्या इससे मतलूबा नताइज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पिछले साल इसको जब ऑक्शन की जा रही थी तो 10 अरब रुपए की ऑफ़र आई थी, और क्योंकि शायद 80-85 का मिनिमम उसकी प्राइस रखी गई थी, तो वो फिर एक बड़ा मजाक उड़ाया गया। हमने भी बड़ा मजाक उड़ाया कि जनाब देखें 10 अरब रुपए की सिर्फ जो है ना ये बोली लगाई गई है। तो ये अब जाके जो बिकी तो वैसे 135 अरब रुपए की है, ये जो प्राइवेटाइज की गई है 75% उसके शेयर्स, मगर इन एक्चुअल टर्म्स उसका 7.5% जो है, जो कि तकरीबन 10 अरब रुपये ही बनता है, तो वो पे करना है। और वो 10 अरब रुपया भी जो पे करना है उसका तकरीबन 2/3 जो है, तकरीबन आप समझ लें कि 6.5-7 अरब रुपया जो है वो 90 दिन के अंदर करना है, और उसके भी बाकी 3-3.5 अरब रुपया जो है वो आप 1 साल के अंदर पे करना है। और पिछले साल जो है वो जब बेची जा रही थी, जिसका सब ने मजाक उड़ाया था, वो 60% शेयर थे। अब जो है 75% शेयर बिके हैं, और 10 अरब रुपया ही कैश की सूरत में आएगा, और साथ में सेल्स टैक्स की माफ़ी भी है। कुछ 6.5% की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट में ले ली हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं 1 साल तक नहीं निकाले जाएंगे, और बाद में जो रिटायर भी होंगे उसकी पेंशन गवर्नमेंट देगी। और जो बाकी जो 10 अरब के अलावा 135 का जो है 125 अरब रुपया, ये समझ लें वो 5 साल में सरमायाकारी की सूरत में जो ये कंसोर्शियम है, RFB कंसोर्शियम, इसमें इनके पार्टनर्स जो हैं फातिमा फर्टिलाइजर्स भी है, सिटी स्कूल्स भी है, और लेक सिटी होल्डिंग्स भी इनके पार्टनर्स हैं। इन्होंने सरमाए की सूरत पे लगाना है और उसको खड़ा करना है। तो ये अब डिपेंड करता है किस जाविये से आप देखते हैं। कि साथ में हाँ अब बताया गया है, जो पहले ही सोशल मीडिया पे चल रही थी, कि वो एक पंजाबी का गाना है जोड़ा जिते जुमा उहदे नाल, तो वो पहले ही चल रहा था कि जो भी जीतेगा, तो पहले वन ऑफ द बिडर्स वाज फौजी फर्टिलाइजर्स, के जीतने वाले के साथ फौजी फर्टिलाइजर्स शामिल हो जाएगी। तो अभी मैं देख रहा था आरिफ हबीब साहब की एक स्टेटमेंट चल रही है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे फौजी फर्टिलाइजर्स भी उनके साथ है। अभी अब उसके खद्दोखाल नहीं पता है कि क्यों है, कैसे है, क्या वो उसका तरीक़ाकार होगा। मगर जो सबसे बड़े 2-4 सवाल हैं कि क्या मैकेनिज़्म होगा ये कि इसको जब ये सरमायाकारी 5 साल के की जाएगी तो इसके ऊपर क्या जो है उसको चेक एंड बैलेंस करने का, उसकी रेगुलेशन का, और क्या है उसकी कोई डिटेल्स इतनी सामने नहीं आई। मगर क्योंकि ये बुनियादी तौर पे ये क्योंकि एक वाइट एलिमेंट था और ये एक ब्लीडिंग एलिफेंट था, तो कम से कम ये है कि ये चल गया। उससे अब उम्मीद ये है कि ये रोज़गार इसमें से निकलेगा और PIA शायद कुछ जो है मुल्क के लिए मुनाफा लेके आए। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर
ऊपर अगर आप मुजम्मिल असलम साहब ने शायद हमें ज्वाइन किया है, तो मैं मुजम्मिल असलम साहब के पास टॉस कर देता हूँ कि मुजम्मिल, शायद आपने मेरा इब्तदाइया सुना हुआ, आप कई दफ़ा जो है ना वो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलते हैं, ये आप इसको जो है बता दें कि ये अच्छी डील है या ये इसके अंदर कुछ खराबियाँ हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो वो आप वो जम्मे वाली मिसाल दे रहे थे, मैं जो है उसमें आसान सी मिसाल दे देता हूँ, जो जीता वो सिकंदर। तो तो वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये था कि जो भी जीतेगा मैं उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाऊंगा, तो इसलिए मैंने टाइटल दे दिया जो जीता वो सिकंदर। असल में मैं करेक्ट कर दूं, मैंने मिसाल गलत दे दी थी, वो फिल्म का नाम था, फिल्म थी बाकायदा जुमा जंजनाल, तो वो जो अच्छा। जुमा होता था ना वो हर जंज के साथ होता था। जारी रखिएगा। तो जो जीता जो सिकंदर वाली वो है ना, उसकी फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। अमिताभ बच्चन की, आपकी जवानी के जमाने की होगी, हमारे बचपन की। तो असल में बात यह है कि सर अगर इसको मेरिट पे देखा जाए ना, तो आज अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने का दौर है। तमाम सियासी जमातें, ये पीआईए का डाउनफॉल शुरू हुआ था 90s में, फिर मुशर्रफ साहब के दौर में वो बेहतर हो गई, और फिर जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने जो 1990 में लोगों को निकाला, उनको रीइंस्टेट किया, स्टॉक ऑप्शन दिया एम्प्लॉयज को, और जो है पीआईए को एक बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी। अब पीआईए प्रॉफिट में जा रही है, 9 अरब रुपए शायद उसका प्रॉफिट हो गया हुआ है, तो वो इसको थोड़ी सी इसकी फंक्शनिंग बेहतर करके इसी से पैसा कमा के वो इसमें ले ले, उनको तो जीरो में मिलेगी, रिस्क नहीं, ऐसा नहीं है। इनको ना अगले 90 दिनों में 66% जमा कराना है, यानी कि तकरीबन आप यूं समझ लें कि 85 अरब रुपए कंपनी में डाल लें, और बाकी जो रकम है जो 34% है, जो 50-55 अरब रुपए बनती है, वो जो है इनको ये जो है बाकी 1 साल में डालेंगे। अब बात यह है कि जो 92.5% ये बोली की कीमत है, ये बोली रखने वाला जो है हुकूमत को नहीं देगा, इस पीआईए के साजो सामान में इस्तेमाल करेगा, यानी कि जहाज ले लेगा और कोई मशीनरी इक्विपमेंट ले लेगा, दफ्तर बनाएगा, तो वो इन्हीं के पास रह जाएंगे। हुकूमत को इसमें सिर्फ 10 अरब रुपए मिलेंगे। तो हुकूमत ने एक तरीके से ये 10 अरब में ये वो पीआईए जो हमारा गरूर था, जो हमारी शान थी, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, जिसने एयर चाइना वालों को ट्रेन किया, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, वो आज 10 अरब रुपए में हुकूमत ने दे दी। तो हुकूमत ने सौदा जो है एयरलाइन का नहीं किया, अपने मुस्तकबिल के लॉसेस जो है उसने उससे जान छुड़ाई। तो बात यह है कि दूसरी बात इसमें बड़ी अहम है, वो ये है कि ये भी कैसे हुआ, जब हुकूमत ने इसने सेल्स टैक्स माफ किया, हुकूमत ने जो है 800 अरब रुपए की इस कंपनी के वाजिबात जो लाइबिलिटीज थी वो अपने सर ली। दूसरा इसका जो अमला है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पता नहीं कितने 100 लोगों पे एक जहाज है हमारा, पता नहीं 1000 पे शायद कितने 100 पे है, वो सारा का सारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट पर प्लेन जो क्रू का है वो पाकिस्तान उनमें से आते हैं जी। तो ये जो है हुकूमत ने उन्हें कहा कि 1 साल आप रखेंगे, उसके बाद ये भी हमें दे दीजिएगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी, इनकी पेंशन, इनकी नौकरी, ये तमाम चीजें। तो जिन्होंने लिया है उनके लिए तो विन विन है, और लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, मैं उनको शाबाशी दूंगा। मगर मुजम्मिल, अभी ये अगर मैं इस तरीके से पूछूं आपसे कि पिछले साल हम सब ने मजाक उड़ाया मेरे समेत जो है कि 10 अरब रुपए का बेचा जा रहा थे वो 60% के शेयर्स, तो अभी 74% के और भी मजीद रियायतें दी गई, इसको पैकेज को बेहतर किया गया, तो घूम फिर के गवर्नमेंट के पास तो 10 अरब रुपया ही आया। तो इस साल जो 35 अरब रुपए का गालबन जो कि लॉस हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, और वो फिर अब में और तब में फिर क्या फ़र्क था? देखिए, उस वक्त अगर 10 अरब का दे देते तो ये 35 अरब बच जाते, ठीक है ना। तो अभी 35 अरब मजीद उसका जो नुकसान है वो अपने सर पे लेके 10 अरब में दिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 2015 से आज तक जो डिले हुआ है, इसमें जो जो जिम्मेदार है, आज हम सब जो है ना इसके क्रेडिट की जगह जो है ना कौम के आगे अपनी माफी मांगे और जो है गलती तस्लीम करें। आमिर साहब, आपने अभी मेरे साथ 3 प्रोग्राम किए पिछले दिनों एक किया था जब 1250 अरब हुकूमत ने एक सर्कुलर डेट के लिए कर्जा लिया
उसमें ₹3.25 या ₹3.30 फी यूनिट आवाम देगी, जिसको ये कह रहे थे हमने सर्कुलर डेट खत्म कर दिया। फिर आपने मेरे साथ दूसरा प्रोग्राम किया, वो किया ये जो अभी गैस के सर्कुलर डेट पे, कि जी ₹5 जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाएगी, पेट्रोलियम लेवी, ताकि हुकूमत अपना कर्जा उतार सके, वो सर्कुलर डेट। आज जो है ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, इसका 800 अरब रुपए हुकूमत ने अपने ऊपर ले लिए वाजिबात का, ये हम पे नया कोई टैक्स लग के फिर टैक्स पेयर इसके पैसे देगा। तो ये जो कह रहे हैं कि ये निचकारी हुई है, ये निचकारी मुझे नहीं समझ आई कि कैसी निचकारी है कि जिसमें जिसने खरीदा उसने वो पैसे भी अपने पास ही रख लिए सारे, ठीक है। तो लेकिन ये कि ये पाकिस्तान की मफाद के लिए अच्छा है, हुकूमत नहीं चला पा रही। मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ मुजम्मिल, कि ऑफ कोर्स के पाकिस्तान के सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत ही मोतबर किस्म की कंपनीज़ हैं। आरएफ हबीब कॉरपोरेशन है, फातिमा फर्टिलाइजर्स है, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स, सारी बड़ी मोतबर किस्म की फर्म्स हैं। इनके पीछे जो लोग हैं वो भी बड़े मोतबर हैं। मगर बहरहाल मफाद रियासत का देखना होता है, तो वो क्या मैकेनिज़्म है जो 5 साल के अंदर इन्होंने ये जो सारी बाकी 92.5% जो सरमायाकारी PIA में कर रही है, उसके ऊपर के वो सही तरीके से हो पाती है, नहीं हो पाती है? देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान की जो माजी में हमने जितनी भी लॉस मेकिंग एंटिटीज को बेचा है, सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक अभी तक जो है वो सीधी नहीं हो सकी। और जो हमने PTC था वो जब बेचा, तो PTC की अभी तक हम जो है मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर से उसके वाजिबात भी नहीं, जो उन्होंने जितने का हमने बेचा था, मेरे ख्याल से $1.2 अरब अभी तक 2005 में बेचा था हमने। तो $1.2 अरब जो है इत्तिसालात जो कंपनी है UAE की, अभी तक उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दिया। और बहाना क्या बनाया कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की। लेकिन आपने एक दफा भी मुंह से सुना है आपके, चाहे वजीर आजम साहब हो चाहे बाकी काबीना के, कि वो हमारे $1.2 अरब जो UAE की कंपनी ने देने या जाके मांगे होंगे? तो हमने माजी में जितनी ट्रांजेक्शंस की हैं वो हमने गिव अवे किया है। ये के इलेक्ट्रिक को भी जो हमने बेचा, के इलेक्ट्रिक भी अभी तक हुकूमत उसको सब्सिडाइज कर रही है, ठीक है। जो 1990 में हमने जो सीमेंट कंपनियां, बैंक की कंपनियां बेची, इन्होंने आके मोनोपोली की है अपनी, फिर अजारादारी बढ़ाई अवाम के ऊपर, इन्होंने प्राइस प्रेशर्स डाले। अब मैं ये कल मैंने ट्वीट भी की है कि इस वक्त डोमेस्टिक एयरलाइन का किराया वन वे का 60 से 70 हज़ार रुपये चल रहा है। कराची लाहौर आ जाए या लाहौर कराची आ जाए, कराची इस्लामाबाद आ जाए, इस्लामाबाद कराची आ जाए, ठीक है ना, पेशावर कराची आ जाए, 50 से 70 हज़ार रुपये। इसमें तो आप वन वे बजट एयरलाइन में बैठ के लंदन पहुंच जाते हैं 70-75 हज़ार रुपये में। अब हुकूमत को चाहिए बराए मेहरबानी अपनी रेगुलेटरी, जिसे कहते हैं ना, इन्फोर्समेंट करे, कंपटीशन लाए और जो है कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचे। कंज्यूमर ने तो अभी 800 अरब जो हुकूमत ने ले लिए कर्ज अपने सर पे, उसको भी भरेगा किसी तरीके से टैक्स की नई शक्ल में। लेकिन सफरी सहूलात को बेहतर बनाए, कंपटीशन को बेहतर करे। जो हमारी हुकूमत फेल हो गई है, IMF की जो रिपोर्ट है उन्होंने सारे माफियाज का जिक्र किया, और अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में ये 15, 20, 25 कारोबारी जैसे कहते हैं वो बिजनेसेस हैं, वही ये सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और वही एट द एंड ऑफ द डे, चाहे शरह सूद कम हो ज्यादा हो, उसके बेनिफिशियरी होते हैं। जो नई पॉलिसी आती है, चाहे पावर पॉलिसी है, चाहे ऑटो पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी है, उसके भी यही लोग वापस उसमें कारखाने लगाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि जी ये मुल्क में सरमायाकारी कर रहे हैं। तो ये हमें अब एक चीज पे फैसला करना होगा कि हमने अशराफिया के साथ खड़ा होना है या कौम के साथ खड़ा होना है या मुल्क के साथ खड़ा होना है। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हम जो है ना इनको नवाजते जा रहे हैं। अभी आपको याद होगा 2 साल पहले इन्होंने कुछ पोर्ट्स जो है छोटे छोटे बर्थ जो है कंपनीज को दिए UAE, और उनको आपको पता उन्होंने 4 गुना टैरिफ कर दिया है। मुझे कोई बता रहा था कि जब ये पिछले दिनों किसी और लोकल कंपनी के पास था, और अब जो उन्होंने टैरिफ कर दिया है 4 गुना, और वो कहते हैं काम करना है करें वरना निकलो यहां से। तो ये हुकूमत को जो है मैं समझता हूं कि अब इस पे काम करना चाहिए, और ये बेहतर हो गया, देर आया दुरुस्त आया। ये
आज हुकूमत से चला गया हाथ से, ये बहुत मैं अच्छी बात है। इसलिए भी कहता हूं क्योंकि माजी के अंदर जो है वो कहते हैं कि इट्स गुड टू ट्रस्ट बट वेरीफाई, वो कर लेना भी ज़रूरी है। दूसरा मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो ग्रुप है ये पाकिस्तान की बड़ी सारे कंसोर्शियम के अंदर कंपनीज हैं, और ये कैपिटल मार्केट भी ख़ास तौर पे आरिफ हबीब कॉरपोरेशन जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट हैं। तो ये अब इसकी जो पैसा वो ज़ाहिर है वो मैं समझ रहा स्टॉक एक्सचेंज से पब्लिक मनी से भी रेज किया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये कि स्टॉक मार्केट में पीआईए की हिस्से की कीमत जो है पिछले दिनों 50 रुपए चली गई थी इस प्राइवेटाइजेशन हाइप में, और आज 135 अरब में जो बिका है इसकी कोई कीमत मैं देख रहा था कि 26 रुपए के हिसाब से हुकूमत ने बेचा है, लेकिन उस 26 रुपए में हुकूमत को मिलेंगे 2 रुपए कुछ, 24 रुपए तो वो जो इन्होंने बिड दी है वो अपने पास ही रखेंगे। अब ये इसमें आरिफ हबीब ग्रुप है, फिर इसमें फातिमा है, फिर इसमें आपने खुद बताया लेक सिटी है। अब ये इसमें जो है लाजमी सी बात है कि आगे जाके हो सकता है कि राइट शेयर दे दें और कुछ जो है पैसा मार्केट से भी रेज कर लें, लेकिन ये इनका राइट है, या बैंकों से कर्जा लेकर दे दें, ऑफ कोर्स जो है इसके बाद इनका राइट है। मगर मैं देख रहा हूँ कि डील के हवाले से कि जो आप कह रहे थे ना बहुत रिस्क है, तो जाहिर है जब गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स भी माफ कर दिया, लाइबिलिटीज भी इसकी सारी ले ली, तो जाहिर है एक बड़ी गुडविल बनेगी। तो उम्मीद की जाती है कि इसके शेयर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा, तो वो काफ़ी सारा पैसा सो मार्केट से ही कलेक्ट कर सकते हैं ये। देखिए जो मैं इसमें थोड़ा सा कंसर्न हूं ना वो ये हूं कि इनमें से कोई भी एविएशन या एयरलाइन बिजनेस से मुंसलिक नहीं रहा माजी में भी, और तो ये ग्रुप जो है आई होप के कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट दुनिया की, कोई एमिरेट्स के रिटायर लोग या इधर उधर के या पाकिस्तान के बेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करें। ये रिस्क है। दूसरा मार्केट रिस्क है, क्योंकि पाकिस्तान की आपको पता है मार्केट में जो है इंटरनेशनली अभी पिछले दिनों रूट्स बंद थे, ये तमाम चीजें थी। देखिए काम तो उन्होंने बड़ा किया, इसकी कीमत इतनी बड़ी नहीं है, 135 अरब रुपए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी ये रफान जो आप रफान मेज जो रफान के नहीं प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, वो रफान वालों ने 65 अरब रुपए की कंपनी बेची है, ठीक है ना। तो वो मसला ये 135 अरब रुपए नहीं है, ये जो है इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स बहुत है। अगर जहाज लेट हो जाता है तो इसमें पेनल्टीज बहुत है, फ्यूल पर आपकी अगर आप पैसेंजर ना मिल सका, आप टाइमिंग ना कर सके, तो ये इसके ओपेक्स जो है ना जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर वो एक सफेद हाथी है। तो मैं अल्लाह वो लाइबिलिटी इसलिए भी क्योंकि पहले गवर्नमेंट की जब होती है तो काफ़ी सारी आसाइशें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, सो गवर्नमेंट की वो सपोर्ट भी चली जाती है, तो आपको खुद वज़न उठाना पड़ना है। मगर आपने बड़ी अहम बात की है कि ये बड़ी मोतबर कंपनियां हैं, मगर इनमें से कोई एविएशन की कंपनी नहीं है। और हमने देखा कि 3 जो कंसोर्शियम्स थे उसके अंदर जिस कंसोर्शियम में एयर ब्लू थी, जिसका एविएशन का एक्सपीरियंस था, उन्होंने 26 बिलियन रुपए की गालबन बिड की, बहुत ही थोड़ी बिड की। और मैं सुन रहा था शायद खाकान अब्बासी साहब को, वो कह रहे थे कि ये बड़ा टफ काम है, मार्केट बड़ी ख़राब है, और बड़ा एक जो आप कह रहे हैं वो भी यही कह रहे थे कि एक रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है मार्केट की वॉलेटिलिटी देखते हुए। तो बस ये कि देखिए आपको याद होगा, अगर आप अपनी भी मेमोरी को स्क्रैच करें थोड़ा सा, तो 2007 में जो स्टील मिल है वो भी इसी तरह कंसोर्शियम ने ली थी, और फिर वो हमारे जो उस वक्त के वो जो थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने उसको स्टे दे दिया था। वो 2007 से आज 2025 हो गई है आपकी स्टील मिल की लाइबिलिटीज ये वो। तो बस अब ये है कि ये मैं उम्मीद करता हूं कि दे विल परफॉर्म। पाकिस्तान का जो प्राइड है जो स्लाइटली मूविंग फॉरवर्ड कि ये भी एक फैक्टर तो है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की मतलब ये हम फैमिली सिल्वर अपना हमने ऑक्शन पे लगाया हुआ था, बाहर की कोई कंपनी नहीं यहाँ पे आई जो है कि किसी ने हमारा फॉरेन एक्सचेंज का एक इशू हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट का रहता है,
तो वो किसी ने यहाँ पे आने के लिए लोकल कंपनियां ही रही है, कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है? देखिए, बात तो ये है कि इसमें कोई एविएशन में भी हमारी एक लोकल जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट में एयर ब्लू आई, इंटरनेशनली कोई नहीं आया। हालांकि बहुत जिसे कहते हैं बड़ी मार्केट का पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग सालाना जो है मुल्क में अंदर आते हैं और जाते हैं। डोमेस्टिक इसके अलावा बिजनेस अलग है। इसके अलावा दुनिया के पता नहीं 77 एयरपोर्ट्स में इनके पास स्लॉट्स हैं, ठीक है ना, लैंडिंग राइट्स हैं। तो इट इज मतलब इसकी जो इनविजिबल गुडविल है वो बहुत बड़ी है। उसके बावजूद ना आना थोड़ा सा जो है एक सेटबैक है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिविटी की नजर से देखें तो इंडिया में एयर इंडिया जो है रतन टाटा ने अभी पिछले मतलब 3-4 साल पहले ली, और अभी मैं देख रहा था उनकी डेथ के बाद भी जो है ना एयर इंडिया ने 500 जहाज का ऑर्डर दिया इंटरनेशनली। तो आई होप कि इनके पास जो 28 तीर जहाज है उसमें से भी सुना 10-12 ग्राउंड है, तो ये अपनी फ्लीट बनाएंगे। हम इसके ऊपर नजर रखेंगे कि ये आगे कैसे इसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और कि उनकी अपनी रेपुटेशन भी जाहिर है दाव पे है, तो वो भी उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये चैलेंज तो है। मैं थोड़ा सा एक और जो है एनएफसी का मेरे सामने ये पड़ा हुआ है कि पहले जो है चल रहा था इशू कि केपी की सारी डिमांड जो हैं वो वफाक ने रिजेक्ट कर दी कि जनाब आप जो कह रहे हैं कि हमने आपके इतने देने हैं पैसे वैसे, वो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। वो एक डिनाल आया। आज एक डेवलपमेंट आ गई है कि सिंध ने जो है ना एनएफसी की शराइत पे एतराज़ात उन्होंने कर दिए हैं। उन्होंने कहा जनाब ये जो आप ख़ास तौर पे एचईसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और जो डैमों का और जो पीएचडीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये 3-4 चीज़ें, ये इसको आप वफाक के अंदर में नहीं डाली जा सकती। तो उनके भी ऑब्जेक्शंस की लिस्ट आ गई है। क्या सूरत हाल है वहाँ? देखें, जो मीडिया में परसेप्शन बिल्ड हो रहा है और जो बोर्ड रूम में परसेप्शन है वो कंप्लीटली मुख्तलिफ है। मैं इसमें क्योंकि आई एम वन ऑफ दी जिसमें कह लें कि एनएफसी केपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये एक चीज़ पे हमें पाबंद किया गया है कि जो बोर्ड रूम के अंदर डिस्कस हो रहा है वो कोई भी बाहर नहीं डिस्कस करेगा, और सबने एग्री किया उस पर ना। लेकिन मैं सिर्फ इसको इतने वैसे मैं कहने पे ज़रूर ये मजबूर हो गया हूँ कि बोर्ड रूम का जो डिसिप्लिन है, असूली तौर पे आप अपोजिशन हैं, आप पीटीआई हैं, आप पीआईए के ऊपर भी बहुत मस्बत किस्म का रवैया रखते हैं, उम्मीदें लगा के बैठे में बेहतर रहे, यहाँ भी आप फॉलो कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी जो कि वो बोर्ड रूम के अंदर है, इनसाइडर हैं, ये मैं इसके सामने मुराद अली शाह का वो लंबी चौड़ी क्रिटिक उनकी तरफ से आई हुई है, जो कि पीटीआई की तरफ से आती तो समझ आती है। देखिए, बात ये है कि हम तो जो है ना एक नेशनल पार्टी है ना, और कल को अगर आपको पता है अभी भी जब इलेक्शन हुए थे तो हम पंजाब को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिंध में भी कराची में मेजॉरिटी सीट जीते थे, जो हमारे साथ अनफॉर्चुनेट हो गया। पीपल्स पार्टी भी नेशनल पार्टी है, मगर वो जो है आप गुड बॉयज बन रहे हैं, वो बैड बॉयज बन रहे हैं। मैं गुड बॉयज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब हम जब बात करते हैं ना तो हम जहन में रखते हैं कि कल को पंजाब में भी हमारी हुकूमत होगी, वफाक में भी हमारी हुकूमत होगी, सिंध में भी हमारी हुकूमत होगी। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कहीं से ये तासुर ना मिले कि हम सिर्फ जो है मतलब जहां पे हम जीत रहे हैं तो हम जो है वहां से मतलब उसको जो है ना सामने लेकर आए। तो शायद आपको इसलिए लग रहा है कि जो है ना हम ज्यादा केयरफुल हैं और वो केयरफुल नहीं है, और वो भी ठीक है। वो आप ये कह रहे हैं कि जो मीटिंग्स चल रही हैं, ज़ाहिर वो बताया गया कि 8 ग्रुप्स बन रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें ट्रैक पे हैं, वहाँ पे अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि क्या कहते हैं, आपको याद होगा कि ये एनएफसी के इजलास से पहले आप ही ने प्रोग्राम भी किए, सबने किए हैं कि जी वो सूबे हो रहे हैं, वो वफाक जो है इतना % काट देगा सबका। लिटरली कोई ऐसी चीज नहीं अभी तक आई और ना कोई ऐसी बात हुई है। तो मैं यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि गैप है एक्चुअल वर्सेस रिपोर्ट में। तो ये जो बात है, जो मुराद अली शाह वाली बात आज कोर्ट हो रही है, ये हो रही है जो पहला इजलास जो 4 दिसंबर को हुआ था उसमें जो है, और ये मैंने भी खुद मीडिया में बात की थी बाहर आके कि जी सिंध कहता है कि जी एनएफसी का मैंडेट है कि वसाइल की तकसीम कैसे करनी है।
एनएफसी का मैंडेट ये नहीं है कि इखराजात किसने कहाँ करने हैं। तो वैसे वही मुजम्मिल, हाँ। मैं दाद ज़रूर आपको हमेशा देता हूँ कि आप बड़े ही ऑप्टिमिस्ट आदमी हैं कि आप अभी जिस तरह कह रहे थे कि अब हर काम करते वक्त ये सोच रहे होते हैं कि कल को हमारी वफाक में भी गवर्नमेंट आनी है और सूबों में भी आनी है। सड़क के ऊपर जो हालात हमें नज़र आते हैं तो हमें तो बड़े ही डिफरेंट किस्म का सिनारियो नज़र आ रहा है। आपकी अपनी पार्टी जो है, ये कल ऐलान हुआ था कि जनाब ये हम नवाज शरीफ को कॉल के लिए महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि कोशिश करनी चाहिए। आज जो है वो उनकी तरफ से भी उस तरह के बयानात आ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ये तो ज़रूर कहा है मगर कि जी बातचीत तो हो सकती है, मगर उन्होंने कहा जायज़ चीज़ों पे, और हमें पता है उनके जायज़ क्या हैं। मगर जो आपकी बाकी पार्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लीमा खान का बयान मेरे सामने पड़ा हुआ है कि जनाब ये इमरान खान की तरफ से ये पैगाम आया है कि कोई भी मुज़ाकरात की बात करने वाला पार्टी का नुमाइंदा नहीं होगा, और सुहेल अफरीदी को उन्होंने कहा कि तैयारी कर लो एहतजाज की। देखिए, मैं आपको आमिर साहब एक बात बताऊं, आज मैंने एक जगह और भी कोट की है ऑन द लाइटर नोट। जब हम छोटे होते थे ना, हम अपने एक अजीज के घर जाते थे तो उनके घर 2-3 घंटे बैठ के वो हमें चाय वाय पिलाते थे। तो जब हम गेट पे आते थे ना अपनी गाड़ी की तरफ, तो वो बोलते थे हमारे अजीज कि खाना ही खा लेते हैं आप लोग, ऐसे ही जा रहे हैं। तो जब हम गाड़ी का दरवाजा खोल लेते थे तब खाने की ऑफर होती थी, ठीक है ना। तो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की भी जो है ना मुज़ाकरात की दावत है। तो वो सिर्फ वो एक काबीना में बैठ के जो है ना इस तरह की बात करते हैं, उनके कॉल और फेल में बिल्कुल ही तजाद है। अगर वो अपने कॉल के साथ अपने फेल पे भी नजरसानी करते तो शायद आज मुज़ाकरात होके कामयाब होके बात आगे चल पड़ती, और शायद आज पीआईए में जो है बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते थे, क्योंकि मुल्क में माशी नहीं, इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नंबर 1 पे आ चुकी हुई है, इंस्टेबिलिटी। तो वो जो है ना कॉल और फेल दोनों पे जो काम करेगा वो इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। बाकी मैं, आपने जो एक बात की ना पॉजिटिव तो मैं इसलिए हूं ना कि क्योंकि हमारे साथ तो रियल मैंडेट है, तो हमें तो पता है कि हम मतलब सूनर और लेटर हमें आना है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान कम फर्स्ट, पाकिस्तान की जो ये, इसमें तो इमरान खान साहब की बड़ी क्लियर कट लाइन है। ये जो 3 पिछले आईएमएफ प्रोग्राम में कंटिन्यूसली इमरान खान साहब ने सपोर्ट की है, जेल में जाके भी किया। जेल में जाने से पहले 15 दिन पहले भी आईएमएफ का वफ्द गया था जमान पाक, आपको याद होगा, वहां पे भी उन्होंने सपोर्ट किया था। तो वो हम कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखें मईशत अगर नीचे जाती है तो जिन्होंने हमें वोट दिए उनका नुकसान है, हमें उसकी तकलीफ है। हम वो चाहते हैं कि पता नहीं अभी आप इस दफ़ा आईएमएफ को आप सपोर्ट तो ये करेंगे, मगर जो फिलहाल जो मईशत का लेटेस्ट में हफीज़ पाशा साहब का आज जो बड़ा खौफनाक किस्म का उन्होंने जो है ना नक्शा खींचा है, जिसमें वो डरा रहे हैं कि ये जो है 2025 और 26 के अंदर जो है ये डॉलर जो है 297 रुपये को करीब जा सकता है। और जो बाकी जो आपको तो पता ही है, नाजरीन को बता देता हूँ फिगर सिर्फ याद दहानी के लिए कि तजारती खसारा जो है वो 30% बढ़ चुका हुआ है, और 9.8 अरब डॉलर से लेके 12 पे चला गया है। और बरामदात जो हैं जुलाई के अंदर 3%, मगर नवंबर से अब तक जो है ना, जो नवंबर का 6% जो है वो आपकी बरामदात जो है ना वो कम हुई है। इसमें आमिर साहब मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि कोई किसी को कीमती लिबास तोहफे में दे दे, और जिसको लिबास तोहफे में दे दे उसको इस्त्री ना करने आती हो ना, तो उस लिबास को जला देता है। मैं फिर भी जो है ना आपसे, हालांकि आप पीटीआई के हैं, ज़ाहिर है आपका एक पार्टीजन व्यू है, मगर फिर भी जो ये तजारती खजारा 30% जो है ना ट्रेड डेफिसिट हो गया हुआ है, और दरामदात जो है 31% इजाफा जो है, उसके बावजूद रोज़ ये जो बयान आ जाता है कि मामलात कंट्रोल में हैं और हालात बेहतर होने जा रहे हैं, कैसे ये दे पा लेते हैं? लास्ट वर्ड सम अप कर दें। देखिए, वो इसलिए ये कर पाते हैं, जैसे कल इन्होंने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन आज होनी थी, वो कल ही इश्तिहार लगा दिया इन्होंने। तो वो एक जिसे कहते हैं ना ढीठ आदमी का कोई इलाज नहीं है, तो ये ढिठाईपन है और कुछ भी नहीं है। और ये अब इम्यून हो चुके हैं इनको, क्योंकि अब इन्होंने हमारे आवाम के बीच में आना ही नहीं है। तो ये जितने भी दावे कर ले, वो अब इन्हीं के अंदर से आवाजें आ रही है ना। स्टेट बैंक गवर्नर ने क्या बोला, ये मोहसिन बेग साहब का मैंने बता दिया, SIFC के सरबराह ने क्या बोला। तो अब तो पीटीआई नहीं बोल रही ना, अब तो ये तमाम लोग बोल रहे हैं। और अभी देखिए 135 बिलियन में कह रहे हैं कि जी अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो 800 अरब रुपए आपने उस कंपनी का जो है वाजिबात अपने सर पे रख के अवाम के आपने गले में फिर नया हार पहनाना है, और आप अवाम को मुबारकबाद दे रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये कि अब वो इनका कोई वो नहीं, ला इलाज वाली बात हो गई है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, दे डोंट लिसन, दे डोंट सी कि जी, और ये दे डोंट वांट टू मतलब हियर कि जी क्या हो रहा है। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। मेरा आपकी तरफ से उम्मीदें और दुआएं मिलती रहती हैं, तो अल्लाह वाकई खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। जी, और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी आमिर साहब। जी दानियाल चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया है। मैं आपसे पीआईए के हवाले से ही पहले शुरू करूँगा कि पूरे मुल्क के अंदर ये 20 साल के बाद फाइनली खुदा करके जो है ना, वो एक वाइट एलिफेंट से जान छूट गई और शादियाने बजाए जा रहे थे, और 15 साल पहले ही कर लिया जाता। जबकि अब जुबैर साहब कल हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि उस वक्त डन भी हो गया था। फिर पिछले साल भी 10,000 रुपये में ये जा रहा था, 60% तो नहीं बेचा गया। अभी और कंसेशंस डाल के जो ये डील हुई है, हमें कितना खुश होना चाहिए या कोई खदशात हैं? ये खदशात तो बेशुमार है। जैसे कि एक बड़ी इत्तेफाक की अजीब सी बात है कि जैसे ही वो बिडिंग होनी थी उससे एक दिन कबल एयर ब्लू का जो एयर डिजास्टर था उसका फाइन जस्टिस जुडिशरी ने फैसला कर दिया, और आपने देखा उनकी बिड जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और इसके साथ साथ जो इससे एक दिन पहले जो अखबारों में खबरें छप रही थी कि वैसे दानियाल साहब, ये जो है ना एंगल, मैंने किसी ने भी गौर नहीं किया था कि आप एक दिन पहले इत्तफाकन इतने सालों से वो मुकदमा चल रहा था और एकदम ये फैसला आया, तो आपके ख्याल में उससे एयर ब्लू के कंसोर्शियम के जो प्रॉस्पेक्ट्स थे वो डैम्पन हुए हैं? मेरे ख्याल में वो तकरीबन 5 अरब का जो है उनका फाइन हुआ है। जाहिर बात है वो प्रॉब्लली अपील हो जाएगा, लेकिन पॉइंट इज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारी कैपेसिटी वो शॉक तो होता है ना जी, तो जाहिर बात है फिर उसमें सोच विचार तो किया होगा उन्होंने। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन टाइमिंग तो ऑब्वियसली जो है एक सरप्राइज तो आईब्रो रेजिंग तो है। और दूसरी बात यह है कि जो एक दिन पहले खबर शाया हुई थी उसके बारे में भी काफी क्यूरियोसिटी चल रही है कि एक इनकार कर दिया और वो बिडिंग में चले गए, और बिडिंग में फाइनली वो नहीं हासिल कर सके। लेकिन बहरहाल अगर वो ना हुआ होता तो प्रॉब्ली कोई सूरत हाल और होती है। आने वाले दिनों में बात निकल आएगी, कौन सी बात छुपी रहती है। लेकिन ये क्लियर है कि बहुत सारा इस जो प्राइवेटाइजेशन का जो ट्रांजैक्शन है इसमें बहुत सारी कंसेशंस जो हैं देनी पड़ी है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं थे। एक तरफ गवर्नमेंट बेचना चाहती थी, बेचने हैं जब आप तो कीमत हासिल करते हैं, एक तरफ फिर वही बीमारी थी कि इसको चलाना भी है। अब आप देखें जो केनिया का नेशनल कैरियर है या इंडिया का नेशनल कैरियर है या ब्रिटिश एयरवेज है या अल इटालिया है, ये सारी एयरलाइंस बिकी है। तो उन सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें ये कोशिश नहीं थी कि इतनी कंसेशंस दी जाए कि किसी तरह इसको चलाया जाए। सो ये मेरे ख्याल से जो है आने वाले दिनों में ये चीज़ सामने आएगी कि इतनी ज़्यादा कंसेशंस कैसे दी गई और क्यों दी गई। लेकिन ये है कि जो डेट राइट ऑफ है, जो सेल्स टैक्स का इसमें छूट दी गई है, जो 92.5% री इन्वेस्ट करने का जो सारा सिस्टम है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है मतलब ये एक्सप्लेन कोई कर दे कि 92.5% क्यों हुआ था और उसका मिनिमम प्राइस के साथ क्या ताल्लुक था कि 100 बिलियन का। और उस हिस्से में अगर ये समझते हैं कि 92 बिलियन से ये एयरलाइन में री इन्वेस्ट हो तो ये टर्न अराउंड हो जाना था, तो उसमें किन मतों में होना था। मतलब ये काफ़ी इसमें इबाम है। इनको चाहिए था कि जब ये अनाउंस करते, जैसे इन्होंने कहा कि हम टेलीवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस तफसील में जाते ताकि लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाब मिल जाते। अब चूंकि वो नहीं किया इन्होंने, तो जाहिर बात है जितने भी लोग हैं जो भी सोचता है वो जिसके दिमाग में जो आता है वो कहता जाता है। तो अभी कल से आप देखना अखबारें भरी भरी होंगी, अभी भी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि शुक्र करके सेल हो गई। आपको पता होगा कई दफा फाइनेंस मिनिस्टरों ने ये कहा कि $1 के लिए भी हम सेल हो जाए तो हमें कबूल है। तो ये तो शायद उससे काफी आगे है, लेकिन बहरहाल
हमारा भी हमेशा से ये स्टांस रहा कि वो जो पल्ले से भी दे के जो है ना, मुहावरा तक तो कहा जाता है कि पल्ले से दे के भी जान छुड़ा ली जाए, खसारे वाली चीज़ की करा लेनी चाहिए। तो अभी तो पल्ले से ही दे के किया गया है। मगर बहरहाल ये एक इंटरेस्ट तो है कि जो 92.5% जो इन्वेस्टमेंट जो की जाएगी उसकी रेगुलेशन क्या होगी, उसकी तफसीलात क्या है कि उसका क्या, क्योंकि पाकिस्तान की रेगुलेशन की हिस्ट्री हमारे यहाँ बड़े फॉल्टी किस्म के IPP टाइप एग्रीमेंट होते रहे हैं। वो तफसीलात, वो चेक्स कौन देखेगा? वो जाहिर बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू प्राइवेटाइजेशन कमीशन देखेगी। लेकिन बात यह है कि अगर आप कराची इलेक्ट्रिक की सेल देखें जिसमें एक और बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन थी, तो उसमें भी आज तक जो है गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमारे ड्यूज हैं, आपने वादा किया था कि आप ये पावर प्लांट्स लगाएंगे, आपने नहीं लगाया, आपने अपग्रेडेशन करनी थी, इन्वेस्टमेंट होनी थी, वो नहीं हुई, उस मद में इतने बनते हैं, इस मद में इतने बनते हैं। तो वो एक झगड़ा चल रहा है। तो इसी तरह से इन्होंने बज़ाहिर तो कहा है कि हमने गारंटीज ले ली हैं कि इस अमाउंट के लिए कि ये इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो कब होता है, कैसे होता है, किस चीज में करते हैं, उसमें 100 पतली गलियां हैं। आपको पता है माशाल्लाह पाकिस्तान है, जब ये नहीं होंगे कई चीजें फाइलों में ही रह जाती हैं, कई फाइलें गायब हो जाती हैं। तो मैं नहीं इसको कलर करना चाहता। आई होप फॉर द बेस्ट, और ये मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये अच्छा हुआ है। लेकिन इसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट इसको क्लियरली डिलिनिएट करती कि जी ये डील की स्ट्रक्चर है, इसमें ये मकासद थे, इसलिए हमने ये फैसले किए हैं, तो शायद वो बहुत बेहतर होता। जी चौधरी साहब, मैं क्योंकि एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपसे ज़्यादा इस टॉपिक के लिए कोई मौजू भी नहीं है कि यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने एक जो है यहाँ पे कानून पास किया, पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस जो है, और उसके बाद फिर जो है DC हजरात, SP हजरात बैठ के जो है उन्होंने धड़ाधड़ जो है कब्ज़ों के जो साल डेकेड्स के जो लड़ाइयाँ थी वो बैठ के दिनों और घंटों के अंदर वो रिजॉल्व करवानी शुरू कर दी। उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर भी की गई, क्रेडिट भी लिया गया। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है गुज़श्ता रोज़ जो है वो बड़ा सख्त किस्म के चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने उसके ऊपर सर्जरिश की। उन्होंने उनके बकौल ये कि जनाब ये आपने कैसे कर सकते हैं कि आप ये अदालत के अंदर ये केसेस चल रहे हैं और आप बैठ के ये फैसले कर रहे हैं, और यहाँ तक भी कह दिया कि अगर इस तरीके से किया गया तो ये जाती उम्रा जो है ये दिनों घंटों के अंदर जो है ना पूरा आपका वो भी जा सकता है। और भी उन्होंने बालादस्ती के ऊपर जो है ना अदालती बालादस्ती के हवाले से बड़ी सख्त बातें की कि चीफ जस्टिस सेक्रेटरी लाहौर जो हैं, पंजाब जो हैं, उनके बस में हो तो वो आइन में मुअत्तल कर दें। बात वहाँ नहीं रुकी। उसके बाद आज जो है पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम बीबी जो है उनका भी काफ़ी सख्त किस्म का इस हाई कोर्ट के इस इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर उनकी ऑब्जर्वेशन भी बड़ी सख्त आई हैं। उन्होंने इस पर अपनी ज़ाहिर तशवीश का इजहार किया। साथ में उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले माफिया को फ़ायदा पहुँचाएगी। मुंतखब असम्बली ने अवाम को ताकतवर ज़मीन माफिया के कब्ज़े से आज़ाद कराने के लिए कानून बनाया और ऑर्डिनेंस की मुअत्तली का फ़ैसला आला अदालिया के कायमशुदा उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने कहा जी ये कोई मैं अपने लिए नहीं कर रही थी, ये तो सूबे के लिए। अब ये क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, अदलिया, वो पुरानी बहस से भी जुड़ जाती है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्वाज़ी जुडिशल फंक्शन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। असल में इन अफसरों का काम है लैंड रेवेन्यू और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो कब्जे हैं, ये जो सारी चीज़ें, ये टाइटल के जो डिस्प्यूट्स हैं और ये जो सेपरेशन का इशू है, जब एक फैमिली की जॉइंट होल्डिंग होती है उसके बाद भाइयों के दरमियान जब वो तकसीम होनी होती है तो कोई जगह सड़क के ऊपर होती है, कुछ बंजर होती है, कुछ की कीमत ज़्यादा होती है, कम होती है, उसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स जो है इस तरह से सामने नहीं आए हैं। अक्सरों पेश उस बात पे लड़ाई हो जाती है कि कितनी ज़मीन आगे है, किससे कौन सी कीमत है, कितनी आनी चाहिए। तो इसमें जो है बहुत सारे बाहर के लोग जो है फिर आके तो उसमें फ़ायदा ले जाते हैं। तो ये जो पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो, ये गिरदावर, ये सारा जो निज़ाम है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का, इस सारे की ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। तो बजाय कि हम उस तरफ जाएं और अपने काम को देखें जिसमें 25% डिप्टी कमिश्नर्स ने पड़ताल करनी थी, तमाम जो लठे हैं और जो पटवारियों का रिकॉर्ड है
और उन चीज़ों की चेकिंग जो अरसा दराज से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये बड़े लेजी हैं और पोस्टिंग ट्रांसफर्स और पॉलिटिकल चक्रों में पड़ गए थे सारे, कोई किसी जमात के साथ था, कोई किसी जमात के साथ था, तो उस तरफ ये वापस लौटे। ये ऐसे होता नहीं था जब ये लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम और लैंड टैक्सेशन का निज़ाम सही चलता था, तो इस तरह से ये नहीं होता था। ये कब सही चलता था? बहरहाल ये हम अपने बच्चे जो है बूढ़ा हो जाते हैं लोग, 10-10, 20-20, 40-50 साल तक ये फैसले दीवानी नहीं हो पाते, इसका कोई नतीजा नहीं। बहरहाल लोगों को एक रिलीफ मिल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारे लिए हमारा प्रोग्राम देखने का। खुदा हाफिज़।